और हमें दिया उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फिर उन्होंने दोनों को टच किया, आइडेंटिकल स्फीयर्स थे। अगर एक पे चार्ज Q1 लिया, एक पे Q2, टच करने के बाद दोनों पे Q1 प्लस Q2/2, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ऐसे, फोर्स है 0.108, डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। मॉड लिया ना, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ अभी सिर्फ। When they are touched, तो दोनों पे जो चार्ज आ जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश, वो इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। यहां तक क्लियर। अब फोर्स दी है 0.0360। अब इक्वेशन बनेगी ठीक है, दोनों इक्वेशंस। इसे सॉल्व करोगे अगर, तो ये वैल्यू आती है, सारी वैल्यूज पता है, Q1 Q2 नहीं पता। इधर से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, Q1 Q2 भी पता है, Q1 प्लस Q2 भी पता है, Q1 Q2 बताना है, हो जाएगा मैथमेटिकली अब, बिकॉज दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। देखो किसी को डाउट है तो। बिकॉज एक, क्योंकि शुरू में दिया ना अट्रैक्टिव, मतलब एक पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, एक नेगेटिव में आएगी। ये किसका डाउट है, इसका सॉल्व हो गया है, किसी का नहीं हुआ। डायग्राम बना, हमें दिया टू पार्टिकल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। One particle is 40 microcoulomb and x is equals to -2. Another particle 2 of charge q is located at x is equals to 3. A third particle q, 20 microcoulomb, is on y axis. And this is at, यही डायग्राम है। हमारे को बताना है क्यू कितना हो, सो दैट इनिशियल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस। हमें क्यू पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों केस करके देखने पड़ेंगे। पहले एज्यूम कर लो कि जो सेकंड चार्ज है लेट इट बी पॉजिटिव। अगर क्यू पॉजिटिव है तो जो थर्ड चार्ज है इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, लेट क्यू बी पॉजिटिव।
फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये +40 है +20, तो रिपल्सिव जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है? अलोंग द डायगोनल। वो वाई एक्सिस के अलोंग कब होगा? एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है। तो हमें क्या एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कब होगी? जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी रिजल्टेंट। और फोर्स वाई डायरेक्शन में कब लगेगी? जब इन दोनों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा। बिकॉज अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं, से अगर मैं इस फोर्स को कहता हूं लेट इट बी F1 और ये फोर्स F2, मैंने अगर कंपोनेंट्स बनाए इनके, हमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? और ये नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो कब आएगी? जब F1 cos थीटा और F2 cos अल्फा इक्वल होंगे। अब डायग्राम देखो, ये डिस्टेंस कितना था, तो ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस 3, ये 2, तो √13 cos थीटा कितना है? 1/√2 cos अल्फा कितना है? 3/√13। F1 कितना है? F1 K इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 2√2 का स्क्वायर। F2 कितना है? K Q इंटू 20 अपॉन √13 का स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए कॉस कंपोनेंट, तो वहां से क्यू की वैल्यू निकालनी है। फिर सिमिलरली नेगेटिव के लिए करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो पहले इसका डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसको। ये 5 मार्क्स में आया था, बोर्ड में किसी ने किया ही नहीं, किसी स्टूडेंट ने, बिकॉज साथ में थ्योरी के क्वेश्चन की चॉइस थी, तो सब थ्योरी का क्वेश्चन करके आए थे। नहीं नहीं, इस बार नहीं आया था। अब इतना आसान पेपर नहीं आता, सीबीएसई ने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा लिए हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन आने लग गए जो किसी जमाने में आईआईटी में आए थे प्रीवियस ईयर, उठा के बोर्ड में डालने शुरू कर दिए उन्होंने। जो पेपर बनाते हैं ना, उनको एक बार एक्चुअल में क्लास में आके पढ़ाना चाहिए 12th के बच्चों को, उनको पता चले उनका स्टैंडर्ड क्या है। पेपर उनके हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से ना बनाओ। जेई मेंस आसान बनाते हैं, नीट आसान बनाते हैं, बोर्ड में पता नहीं क्या तकलीफ है। अभी और बुक्स ट्राई ना करना, डीपीपी सब धीरे धीरे मुश्किल होंगी। फिफ्थ वाली थोड़ी और मुश्किल है, फोर्थ में 2 क्वेश्चन डाउट में आए थे, फिफ्थ में 3-4 आएंगे, शायद उससे भी ज्यादा आए, तो डरने की जरूरत नहीं है।
इनको थोड़ा सा बड़ा बनाया तो कंफ्यूजन ना दे आपको. So we say for net force on third charge. For net force on third charge, to be along positive y-axis, the net force on x direction must be 0. Net force in x direction must be 0. That is f1 cos theta is equal to f2 cos alpha. F1 cos theta is equals to f2 cos alpha. बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया है ना, हमें नेट फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए. दो केस करने हैं ना, एक बार एक्स केस करना है, वो नेगेटिव लोगे तो दूसरा केस आएगा. अब हाँ, वाई एक्सिस ये दोनों ऐड होंगे. F1 की वैल्यू मीटर्स में लेंगे तो, और कॉस थीटा कितना है 1/√2. And this should be equal to, यहां से क्यू निकाल लोगे तो यू विल गेट द आंसर. कहां पे? यहां से क्यू आ जाएगा, बाकी सब पता है. कौन सा स्टेप नहीं आया समझ? बिकॉज सब तो कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया, पावर्स कैंसिल हो गई, सिर्फ सॉल्व करना है. आंसर कितना दिया है इसका? 53, 55 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 54 पॉइंट कुछ आएगा सॉल्व करके. मैं सेकेंड केस का डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसको घर जाके दोबारा एक बार करके देखना. डायग्राम बना के देता हूँ मैं. कर लिया नोट ये? अब यही केस करते हैं.
इसको ले लो माइनस। अगर मैंने थर्ड चार्ज को नेगेटिव लिया, इन दोनों की फोर्स में कोई चेंज आएगा? ये सेम ही रहेगी। F1 में तो कोई चेंज नहीं आया। F2 की डायरेक्शन, कंपोनेंट्स बनाए तो नेट फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस कब होगी? अगर y कंपोनेंट जीरो, y कंपोनेंट जीरो कब होगा? व्हेन F1 sin थीटा इज इक्वल टू F2 sin अल्फा। तो पहले कॉस कंपोनेंट इक्वेट किए तब साइन कर देंगे, क्योंकि अब इसको नेगेटिव एज्यूम किया ना, पता नहीं था पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले इसे पॉजिटिव लिया था, अब इसे नेगेटिव लिया, तो पहले रिपल्सिव फोर्स थी, अब अट्रैक्टिव हो गई। ऐसे क्वेश्चंस तो मेंस में भी नहीं आते, बोर्ड में आ सकते हैं, मेंस में नहीं आएंगे। मेंस और नीट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े। बोर्ड में सिर्फ ये एडवांटेज है कि अगर वो 5 मार्क्स में देते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो साथ में थ्योरी का क्वेश्चन चॉइस में होता है। तो कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता कि थ्योरी लिखोगे कुछ तो नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का है तो 4 ही मिल जाएंगे, फुल नहीं मिलेंगे। तो ये है कि ये गलत हो गया तो जीरो हो जाएगा। क्या एडवांस में नहीं, एडवांस में भी लेंथी क्वेश्चन, एडवांस में वो कुछ कुछ पार्ट ना सॉल्व कर देते हैं, बिकॉज दे वांट कि आपका क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो कैलकुलेशंस एक तो बहुत लेंथी नहीं होती, इसमें कैलकुलेशन लेंथी है। वो डेटा ऐसा देंगे कि कैलकुलेशन आसान हो, जैसे रूट 13 वगैरह नहीं आएंगे, हो सकता है नीचे रूट 16 है ताकि आप आराम से 4 लिख सकते हो। तो वो कैलकुलेशन में आपकी चेक नहीं करते, वो आपका कंसेप्ट चेक करते हैं सिर्फ। अभी तक हम कर रहे थे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हमने याद है कि 11th में आर्टिकल किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, और उससे प्रूफ क्या किया था? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर आर्टिकल, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उससे प्रूव करेंगे दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था? एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो इसमें हम प्रूव कर देंगे Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाई, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ज्वाइनिंग रीजन टू दैट पॉइंट। ये पहले समझ लो, फिर इसको लिख लेंगे। स्कूल का आर्टिकल है, 3 मार्क्स में आ सकता है। बोर्ड का एज सच कॉम्पिटिटिव वाला इसमें कुछ नहीं है। ये मान लो मेरे पास 2 चार्जेस, एक का पोजीशन वेक्टर R1, एक का पोजीशन वेक्टर R2। अगर ये दोनों सिमिलरली चार्ज्ड हैं, तो एक फोर्स एक्ट करेगी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा? Q1 से Q2 जो वेक्टर है, दैट विल बी R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? Q1 टू Q2। इसको अगर मैं मानता हूं X, लेट इट बी X,
तो R1 plus X is R2. So X is R2 minus R1. Similarly, this would be इस पे जो फर्स्ट ने फोर्स लगाई दैट इज F12 F21. F12 लिखना हो तो कितनी होगी? फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2. F12 के इनके बीच में डायरेक्शन कौन सी है F12 की? लिख सकते हो ऐसे, यूनिट वेक्टर इज फोर्स कितनी आ गई F12. एंड सिमिलरली F21 लिखते तो F21 लिखेंगे तो के Q1 Q2 R12 अपॉन R12 का क्यूब. R12 और R21 में रिलेशन R21 इज माइनस ऑफ R12, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव हो जाएगा. एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ 11th में था Gm1m2 by R स्क्वायर. तो इसमें के Q1 Q2 by R स्क्वायर. डायग्राम बना लो, फिर इसको लिख लेते हैं. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. स्कूल में आएगा वो भी सिर्फ फर्स्ट टर्म तक, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आने के लिए. बिकॉज ये स्टैंडर्ड नहीं होता. जैसे मैंने लिखा ना F12 मैंने क्या लिया है बाय Q1 और Q2, तो कुछ बुक्स ने से Q2 और Q1 भी लिया होता है F12 को. तो आपको पहले वो चारों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा F12 किसे ले रहे हो, F21 किसे ले रहे हो, R12 क्या है, R21 क्या है. तो स्कूल के लिए तो वो सब चीज़ों का नहीं तो नंबर काट लेंगे कि बताया नहीं F12 क्या है. अगर F12 निकालना है, इस पे कितनी फोर्स लगी Q2 पे Q1 के कारण, के Q1 Q2 पे R स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है इन दोनों में, R21 का मैग्नीट्यूड या R12 का मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन कौन सी है F12 की, सेम एज R21. तो इसलिए यूनिट वेक्टर को यूज किया डायरेक्शन के लिए कि F12 की वही डायरेक्शन है जो R21 की है, और फिर यूनिट वेक्टर को लिख दिया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. Second rate, consider 2 point charges.
सिर्फ डायग्राम बनाना है, लिखना नहीं है नीचे भी कुछ. Consider 2 point charges Q1 and Q2 having position vector R1 and R2 respectively. Consider 2 point charges Q1 and Q2 having position vector R1 and R2 respectively. Let F12 let स्कूल एग्जाम में लिख के आना है बिकॉज बोर्ड और स्कूल में इन चीज़ों के नंबर कटते हैं. कौन सी? F12 लिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट. हाँ, F2 फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2. डिस्प्लेसमेंट R12 लिया है फ्रॉम Q2 टू Q1 और R21 Q2 से Q1 से Q2. इसीलिए वो लिखना पड़ता है ना आप क्या ले रहे हो, क्योंकि हर बुक डिफरेंट कन्वेंशन यूज कर सकती है. सिमिलरली F21 क्या लिखेंगे?
इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन। फर्स्ट यूटी या टर्म एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस संडे को भी मैथ्स की क्लास है इससे पहले, सेम टाइम पे है। उस न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी बड़ी क्लास चाहिए होगी। मंडे को है टेस्ट तो। जितना सैटरडे तक पढ़ लिया, हर मंडे उसका टेस्ट होगा, संडे वाला नहीं आएगा। मंडे सैटरडे तक जितना पढ़ा उसका मंडे को टेस्ट है, संडे को क्लास होगी। 12th है, अब छुट्टी वुट्टी कभी कभी कर लेंगे बीच में, बट ऐसे नहीं, रेगुलर संडे नहीं ऑफ होगा। मॉर्निंग में करके फिर दो दो चक्कर लगाओगे, फायदा क्या। केमिस्ट्री तो ये शाम को ही रहना है आपका टाइम। हाँ, केमिस्ट्री का टाइम तो शाम को ही रहेगा, तो 2 बार ही क्यों आना है। जैसे मैथ्स की क्लास है, बीच में मैं छुट्टी कर दूँ तो मैथ्स वाले कहाँ जाएंगे फिर। आ गया समझिए। Particle having charge 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb and mass 100 gram is placed at a bottom of smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? क्वेश्चन समझ आया पहले। एक चार्ज पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन है, इसके बेस पे पड़ा है, उसका चार्ज और मास दिया है। हमने बताना है दूसरा आइडेंटिकल पार्टिकल कहाँ रखे इंक्लाइन प्लेन पे ताकि इस पे नेट फोर्स 0। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा, जो इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है। तो हमारे पास ऐसे बनेगा डायग्राम। थर्टी डिग्री इंक्लाइन, एक पार्टिकल यहां पड़ा है। हमें इस पे नेट फोर्स 0 चाहिए। इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज हमें दिया है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगनी चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए। आइडेंटिकल है, हमें दिया ये क्यू है तो ये भी क्यू है। अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं, mg का कंपोनेंट ये कौन सा था, नेट फोर्स 0 कब होगी,
इफ एफ ई इज करो एम जी साइन थीटा, एफ ई कितना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स निकालना है, एम जी साइन थीटा, थीटा पता है 30, मास भी पता है, नॉर्मल रिएक्शन बताना होता तो एम जी कॉस थीटा, सो नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी कॉस थीटा एंड एफ इज एम जी साइन थीटा, तो एक्स निकाल दो यहां से। समझ आया ना कैसे बनाया डायग्राम? टेस्ट में ऐसे करोगे मैं नंबर काट लूंगा, अभी कर लो अभिषेक, पर ऊपर कंसेप्ट हमेशा लिखना है आप क्या यूज कर रहे हो, कि आप कैसे इक्विलिब्रियम, मतलब सिर्फ ऐसे कर दोगे ना एफ इज करो एम जी साइन थीटा, तो ऐसे लगेगा जैसे चीटिंग किया साथ वाले से, तो ऊपर लिख तो दो आप क्यों कर रहे हो ऐसे। ट्वेंटी 7 सेंटीमीटर, 0.27 आ रहा होगा ना। हाँ जी, 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप 10 लेके सॉल्व करते हो, अगर डिफरेंस भी होगा तो आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे आप जी को 10 लोगे तो 9.8 लोगे, जैसे एक में 27 आ गया, एक में 26 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो प्रैक्टिस के लिए आप 10 लेके कर सकते हो। जब पेपर में आएगा बोर्ड में, तो उसमें ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिखा होगा जी को 10 लेना है 9.8। के लिख दो, 9 इंटू 10⁻⁹, तो फिर तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको नीचे, एम जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड हो जाएगा, एफ भी डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो। आगे आंसर 720 का अंडर रूट यही आएगा 27 के आसपास ही, बिकॉज 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 720 का अंडर रूट 27 के आसपास ही आएगा। ट्वेंटी 7 सेंटीमीटर, 0.27 मीटर। देखो ये क्वेश्चन, a particle having charge 2 microcoulomb is held fixed on a horizontal table. A charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium at a distance of 10 centimeter from first charge. हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल टेबल, पार्टिकल है, इस पे चार्ज है 2 × 10⁻⁶, ये फिक्स्ड है।
A second charge particle of mass 80 gram, second charge particle, so let it be. It's fixed at a distance of 10 centimeter. Coefficient of friction between table and second particle is 0.2. हमने बताना है इस पे चार्ज कितना हो सकता है सेकेंड पार्टिकल पे. इट्स एन इक्विलिब्रियम. स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक है? सेल्फ एडजस्टिंग है, नॉन सेल्फ एडजस्टिंग है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो वहीं से रेंज निकलेगी. अगर चार्ज कम होगा सेकेंड पार्टिकल पे तो जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फ्रिक्शन भी उतनी. आप चार्ज बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एम जी. उसके बाद चार्ज बढ़ाया तो ये मूव कर जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. अब दो केस बन सकते हैं. जो सेकेंड चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फर्स्ट चार्ज हमें दिया पॉजिटिव है, अगर सेकेंड भी पॉजिटिव है तो फोर्स किस डायरेक्शन में? राइट साइड. कितनी? अगर डिस्टेंस 10 है तो k इंटू k q1 q2 बाय 10 स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू एम जी. अगर सेकेंड चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम से डायरेक्शन बदली और स्टैटिक फ्रिक्शन खुद से डायरेक्शन डिसाइड करती है. अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, और अगर सेकेंड चार्ज नेगेटिव होता तो इक्वेट तो एफ और म्यू एम जी को ही करना है दोनों केसेस में पर इक्विलिब्रियम. एट्टी ग्राम्स है. सारी वैल्यूज पता है क्यू को छोड़ के, क्यू की वैल्यू आ जाएगी एंड रेंज बिकॉज ये प्लस माइनस दोनों के बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, इससे कम तो चलेगा. तो इसलिए पूछा था रेंज कितनी है, बिकॉज मैक्स ये चार्ज मैक्सिमम तभी होगा अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एम जी. आया समझ कैसे किया? रेंज मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी. जैसे -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता है. जिनके पास एच सी है फर्स्ट 20 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. वैसे ही आपके डीपीपी के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, डाउट्स में आते हैं इसलिए मैंने पहले ही करा दिए. फिफ्थ और सिक्स डीपीपी में हैं ये क्वेश्चंस. क्या आया?
ठीक है सर। डीपीपी में देख लो, है शायद ये क्वेश्चन 5th या 6th में होगा। रेंज में आंसर में देख लो, प्लस माइनस में आंसर दिया होगा कोई। एट 8.71 इंटू क्वेश्चन नंबर कौन सा है डीपीपी का? 19th लास्ट डीपीपी का है मेरे ख्याल से। डीपीपी 6 का 19 क्वेश्चन है ये। ये समझ में आया ना कैसे किया है? करें नेक्स्ट। Two identical charged particles are fastened to two ends of a spring constant in length. System rests on a smooth surface. Charge is given. Extension बतानी है कितनी है। बिल्कुल फ्री का नंबर। इक्विलिब्रियम कब आएगा? एफ इज बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्सेस के एक्स। ये क्यों दिया था? ये क्यों दिया है साथ में? स्प्रिंग फोर्सेस के एक्स। बिकॉज एफ इज इक्वल टू के एक्स क्या आता? कौन सा लॉ था ये? एंड इट्स वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चेंजेस इन लेंथ। हुक्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज एक लिमिट से ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो हुक्स लॉ लगाना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक्स शुड बी स्मॉल। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, यू विल गेट द आंसर। और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ले लेंगे जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हो जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन करें एक, अगर चल रहा है दिमाग अभी तो। नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स है ना। कैसे? अरे बाकियों से भी पूछ ही लेंगे तो फिर एफ ई कैंसिल नहीं हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो? ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। ऐसे तो हर बार ही कैंसिल हो जाएंगी नहीं तो, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती है। एक ए पे कर रही है, एक बी पे कर रही है, तो वो कैसे कैंसिल होगी? अच्छा, इस केस में अगर मैं टेंशन इन द स्प्रिंग पूछूं तो कितनी होगी? मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने उसको दोनों साइड से खींचा, दोनों साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो स्प्रिंग में टेंशन 10, 20 या 0? स्प्रिंग है, दोनों साइड से पुल किया, 10 न्यूटन फोर्स लगाई, टेंशन इन द स्प्रिंग 20 होगी। 20 क्यों होगी? मैं डायग्राम ही बना देता हूँ यार, ये ले। छोड़ो इसको। टेंशन इन द स्प्रिंग 10, 20 या 0?
जीरो कितने लोग बोलते हैं? कुछ तो बोला करो ना, कोई चॉइस तो रखो। कितने लोगों को लगता है जीरो? एक को लगता है जीरो। 20। अब बाकी लोग मेरे को 10 का रीजन बताएंगे। क्या आपको 10 भी नहीं लगती? एक फोर्थ ऑप्शन, कांट बी प्रिडिक्टेड। हाँ, पकड़ के रखा। क्या कर रहे हो यार? अच्छा, ऐसे सोचो, वो फर्स्ट बॉडी पे देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट बॉडी पे देखते हैं, उसका फ्री बॉडी बनाते हैं। पहले ये बताओ, ये मूव करेंगे? दोनों साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगेगी तो नहीं करेंगे। मतलब दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं, नेट फोर्स जीरो, दोनों बॉडीज पे नेट फोर्स जीरो, इसका फ्री बॉडी बना लो। एफ ई डाउनवर्ड्स, सो एफ ई एम जी, नॉर्मल रिएक्शन। अब बताना टेंशन कितनी होनी चाहिए? 10। तभी तो रेस्ट पे रहेगा, नहीं तो मूव नहीं कर जाएगा। ये 20 होगी तो इधर नहीं चला जाएगा ये, और जीरो होगी तो इधर आ जाएगा। अरे हुक्स लॉ में अभी मैंने पहले क्या किया था, एफ इज टू के एक्स, तो के एक्स ही तो टेंशन होती है, और मैंने के एक्स की जगह पूछ लिया टेंशन बताओ, तो आपने आंसर ही बदल दिया। ये क्वेश्चन बहुत रेयर किसी ने आज तक ठीक किया है, पहली बारी में। टू आइडेंटिकल बॉल्स, each having charge of 2 microcoulomb and mass 100 gram, are suspended from common point insulating threads 50 centimeter long. The separation between them is 5 and released. ये डायग्राम दिया है। ठीक है, ये डायग्राम है, चार्जेस पता है। हमने बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस, वो आसान है, फर्स्ट पार्ट। अगर इन दोनों चार्जेस में फोर्स बतानी हो तो कितनी है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर भी पता है 5, Q1 Q2 भी पता है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया ये इक्विलिब्रियम है, तो अब नेट फोर्स ईदो नहीं कर सकते, बिकॉज पहले जो हमने स्ट्रिंग प्रॉब्लम की थी उसमें और इसमें ये डिफरेंस है। उसमें कहा था इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपने क्या किया था? आपने किया था टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा को एम जी के साथ इक्वेट कर दिया था, टी साइन थीटा को एफ ई के साथ। अब इक्विलिब्रियम नहीं है। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं अभी? अगर मैं इस पे फोर्सेस पूछूं आपसे, एम जी, यही फोर्सेस हैं तीन। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया उन्होंने। मतलब आपको फोर्सेस के कंपोनेंट बनाने हैं,
along the string और perpendicular to the string? टेंशन के कंपोनेंट्स बनेंगे? नो, बिकॉज टेंशन इज ऑलरेडी along the string. Fe और Mg के कंपोनेंट्स बनेंगे. Fe के दो कंपोनेंट्स जो होंगे, एक perpendicular to string, एक parallel to string. Similarly, Mg के दो कंपोनेंट्स along the string and perpendicular to string. अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. Mg ऐसे था तो Mg के दो कंपोनेंट्स, जिस साइड एंगल है वो कॉस और ये Mg साइन. ये Fe है, ये थीटा है, तो दिस इज, तो ये कंपोनेंट cos 90 माइनस थीटा, मतलब along the string कौन कौन सी फोर्सेस हैं? Fe साइन थीटा और Mg cos थीटा और टेंशन. जो along the string कंपोनेंट्स होते हैं या फोर्स होती है, उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? दो फोर्सेस होती थी, टेंजेंशियल एंड रेडियल. along the string कौन सी फोर्स होती है? रेडियल. एंड perpendicular to string टेंजेंशियल. इस केस में रेडियल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं? टी, Fe साइन थीटा और Mg cos थीटा. रेडियल फोर्स का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. मैंने जब इसको छोड़ा अभी इस पोजीशन से, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कितनी एक्ट करेगी अगर V 0 है? तो 0. मतलब नेट फोर्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन शुड बी 0. तो जो पहला पार्ट है, force along the string, it will be 0. Perpendicular to string, दो फोर्सेस हैं, Fe cos थीटा और Mg sin थीटा. दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप. अगर इस डायग्राम को देखें, cos थीटा किसके इक्वल है? ये 2.55 50 है. ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा. आप ये देखो इसका, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये साइड कितनी बनी? 2500 माइनस 6.25, तो 2400 सम वैल्यू का अंडर रूट, वो ऑलमोस्ट 25 ही आ जाएगा. तो ये साइड भी 25 और ये साइड, सॉरी ये 50 है, तो हाफ आ गई. नहीं सॉरी, ये 49 पॉइंट कुछ आएगा, 1 ही आएगी. साइन थीटा कितना आएगा? वन बाय 20. cos थीटा इज ऑलमोस्ट 1, साइन थीटा इज 1 बाय 20. Fe cos थीटा निकालेंगे, Mg साइन थीटा निकालेंगे. रिजल्टेंट बताना है तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स इज लार्जर माइनस स्मॉलर. तो दोनों की वैल्यू पहले निकाल के देखनी पड़ेगी. जो लार्जर था उसमें से दूसरी को माइनस कर देंगे. नेट फोर्स आ गई. फिर उसके बाद अगला पार्ट देखो क्या था? टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकॉज अलोंग रेडियस फोर्स 0 है. Fe sin थीटा प्लस Mg cos थीटा. एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन मास, और नेट फोर्स कितनी है? Fe cos थीटा माइनस Mg sin थीटा अपॉन m.
आया समझ? सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं दिया तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, पर क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियली रेडियल फोर्स जीरो है। 11th में एक कंसेप्चुअल किया था, आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि सर्कुलर मोशन में कभी सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो सकती है? हो सकती है अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो हमने पेंडुलम का एग्जांपल लिया था कि पेंडुलम जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकता है, उसका पाथ तो सर्कुलर है, तो वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा वहां वेलोसिटी जीरो है, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज किया मैंने। लिखवाऊं कंसेप्ट ये? टाइम भी हो गया। डायग्राम बना लो इसका अच्छे से, सोल्यूशन में लिख के फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, बिकॉज ये डाउट में आता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, आज इनफेक्ट थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं, एक वो 7th भी अच्छा था, तो ये क्वेश्चन दोबारा से देखना। नहीं आएगा तो वैसा कोई और क्वेश्चन कल कर लेंगे, बिकॉज हमें 11th वाली आदत नहीं डालने की, छूट गया तो कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन है, हम जो कर रहे हैं हमें अच्छे से आना चाहिए। अब क्वेश्चन बुक का है वो, HC का ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर होगा शायद ये, आई थिंक 2021 के आसपास। उसमें भी है, DPP में भी है, DPP में है ये क्वेश्चन। हाँ ये बाकी भेज दूंगा, बोर्ड वाली PDF भेज दूंगा मैं। कोई टाइम देखो जब आप एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज अगर संडे को टाइम नहीं है तो